हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा दूसरे पार्ट का दूसरा टॉपिक श्वसन के बारे में समझेंगे। श्वसन क्या है और श्वसन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। तो पहले अपन बात करेंगे श्वसन की परिभाषा कि श्वसन क्या है या श्वसन किसे कहते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि नाक के द्वारा गैसों को अंदर ग्रहण करना, फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों से वापस गैसों को बाहर वायुमंडल में छोड़ देना ही श्वसन है, परंतु ऐसा नहीं है। फेफड़ों तक गैसों को लेना और वापस बाहर छोड़ना ये बाह्य श्वसन कहलाता है। यहां हम अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन की बात करेंगे और श्वसन की जो परिभाषा है उसको समझेंगे। तो दूसरे पार्ट के ही पहले टॉपिक में हमने पाचन तंत्र के बारे में समझा था। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन का पाचन होने के पश्चात ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। जब ये ग्लूकोज छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ये रक्त में घुल करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगा और फेफड़ों से जो ऑक्सीजन गैस ली गई है 6O2, उसके साथ ही ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन दोनों प्रत्येक कोशिका के पास पहुंचेंगे और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक कोशिकांग है। इन दोनों की क्रियाओं के द्वारा CO2 गैस मुक्त होती है, CO2 प्लस H2O 6H2O, और साथ में ऊर्जा बनती है प्लस ATP। ATP का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो रासायनिक अभिक्रिया मैंने यहाँ लिखी है, ये श्वसन के लिए रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। ये ग्लूकोज क्या है? खाद्य पदार्थ या भोजन, और ये ऑक्सीजन। जब किसी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, साथ में CO2 गैस रिलीज होती है, तो इसे ही हम श्वसन कहते हैं। और यह श्वसन की क्रिया प्रत्येक कोशिकाएं में पाई जाती है, जिन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वहां पर श्वसन के दौरान ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होता है। तो पिछले टॉपिक में हमने कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज के निर्माण तक की प्रक्रिया को समझ लिया था। यहां हम श्वसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें लिखा है, कोशिकाओं को अपनी क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं हो, चाहे ऊतक हो या अंग या पूरा शरीर, उसको अपनी क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अपन चलते फिरते, दौड़ते, खेलते कूदते हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? जो हमने भोजन किया है उस भोजन का ऑक्सीकरण होगा, उसी से हमें ATP ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्व यानी कि ग्लूकोज का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती हैं। जो हमने अभी यहाँ पर रिएक्शन लिखी थी, अभिक्रिया लिखी थी, ये उसी की बात कर रहा है। और इस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? ATP का निर्माण होता है। ATP यानी कि ऊर्जा बनती है और हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, जो कि फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के लिए जो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन गैस है वो शरीर में प्रवेश करेगी और CO2 गैस बाहर उत्सर्जित कर दी जाएगी, यानी कि बाहर निकाल दी जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो गैस है O2 और CO2, इनका आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं और रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। यानी कि ये ऑक्सीजन जो ही हमारे फेफड़ों में आती है तो फेफड़ों के अंदर जो रक्त है उसका हीमोग्लोबिन, रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो इस ऑक्सीजन को कैच कर लेता है, इस ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक कोशिका तक ले जाता है। तो गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है और रक्त ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर घोलकर, ये अंदर कहाँ घोल रहा है? रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ठीक है, कर विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाता है तथा उनके द्वारा उत्पन्न जो CO2, ठीक है, अभी अपन ने जो अभिक्रिया पढ़ी थी उसको देखिएगा आप, उसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है। और ये जो CO2 गैस उत्पन्न होती है
इसको वातावरण में वापस बाहर छोड़ देता है। ठीक है, तो गैस कौन कौन सी, O2 और CO2 के इस आदान प्रदान की क्रिया जो किस किस के बीच हो रही है, पर्यावरण यानी कि अपन नाक से सांस लेंगे तो बाहर वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस कहाँ गई, अपने फेफड़ों में आती है। फेफड़े के अंदर आगे क्या है, फेफड़ों से वायु कुपिकाएं जो है, वहां रक्त की नलिकाएं, रक्त केशिकाएं जुड़ी होती हैं, वहां से वो गैस, ऑक्सीजन गैस कहां चली जाएगी, रक्त के अंदर चली जाएगी, और रक्त जो है वो उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन गैस है वो वायुमंडल यानी कि पर्यावरण, उसके बाद में रक्त, और उसके बाद में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। ठीक है, इसे ही श्वसन कहा जाता है। तो देखिएगा, आपको जो एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन आता है कि श्वसन क्या है या श्वसन किसे कहते हैं, तो मैंने जो अभी अभिक्रिया लिखी थी सबसे पहले इस पॉइंट की शुरुआत करते समय, उस अभिक्रिया को आपको लिखना है, और उसमें ये लिखना है कि भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा मुक्त होना, यानी कि ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है और उसे ऊर्जा मिल रही है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु नाक से फिर गले में श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों में पाई जाने वाली वायु कुप्पिका में पहुंचाई जाती है। और वायु कुप्पिका की झिल्ली बहुत ही पतली होती है, जिसमें केशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, और ये वाहिकाएं रक्त द्वारा लाई गई जो ऑक्सीजन है, रक्त के बाहर से जो ऑक्सीजन लाई गई है उसको रक्त के हीमोग्लोबिन द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा उस ऑक्सीजन को, और रक्त में जो CO2 गैस है उसे CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो देखो, इसको अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपनी श्वास नली है, और यहाँ पर ये अपने वक्ष गुहा के अंदर दो फेफड़े हैं। ठीक है, तो वास्तव में होता क्या है, नाक से या मुंह से अपन सांस लेंगे तो सारी गैसें यहाँ अंदर आएंगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये श्वास नली जो है ये आगे नलिकाओं में बटी हुई है, और आगे फिर बटी हुई है। जो अंतिम भाग वो इस प्रकार से गुब्बारे नुमा, ठीक है ना, इधर भी इसी प्रकार से मैं ये जो अंतिम भाग बना रहा हूँ ये गुब्बारे जैसा, इस प्रकार से ये वायु कुप्पिका है। ये क्या है, लिखा हुआ वायु कुप्पिका। तो यहां तक वायु कुप्पिका तक पहुंच गई। वायु कुप्पिका के अंदर रक्त की नलिकाएं जुड़ी हुई हैं, धमनी और शिराएं, ठीक है ना, ये धमनी और शिराएं रक्त नलिकाएं। तो यहां से जो ऑक्सीजन है वो रक्त के अंदर घुल जाएगी, और प्रत्येक शरीर के अंग, जैसे हाथ की कोशिका है ये अपने, या पैर की कोशिकाएं हैं, ये रक्त नलिकाएं यहाँ तक ऑक्सीजन ले आएंगी। ठीक है, और छोटी आंत में जो भोजन का अवशोषण हुआ था वहां से रक्त के अंदर घुल करके भोजन आ जाएगा कोशिकाओं के पास। कोशिकाओं को दो चीजें चाहिए, ऑक्सीजन आ गई फेफड़ों से, और छोटी आंत से जो भोजन का अवशोषण हुआ वहां से ग्लूकोज आ गया। ठीक है, और इसके द्वारा कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर ये जो पूरी प्रोसेस इसमें बताई गई है, देखो दोबारा देखिएगा, शुद्ध वायु नाक से गले में, गले से श्वास नली में, नाक, गला, श्वास नली के जरिए फेफड़ों में, और फेफड़ों के अंदर भी कहां पहुंच गई, वायु कुप्पिका में। ठीक है, और वायु कुप्पिका जो है इसकी झिल्ली बहुत ही पतली होती है, यहाँ रक्त की नलिकाएं, रक्त केशिकाएं जुड़ी होती हैं, ये रहा केशिकाएं, रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, और यहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है। अब इन कोशिकाओं ने श्वसन क्रिया के दौरान जो CO2 गैस बनाई है उस CO2 को बाहर छोड़ने का काम भी यहीं से होता है, वायु कुप्पिकाओं की सतह से, और यहाँ से CO2 गैस बाहर निकाल दी जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इसको पहले अपन श्वसन तंत्र को समझेंगे कि श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, फिर अपन श्वसन की क्रिया को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन पहले बात करते हैं श्वसन तंत्र की। मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, और श्वसन मांसपेशियां। ठीक है, तो पहले अपन ऊपरी श्वसन तंत्र की बात करेंगे। देखिएगा, ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर जो यहाँ एक तो चित्र में अपन देख पा रहे हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। पहले ऊपरी श्वसन तंत्र में लिखा है नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। स्वर यंत्र यानी कि अपने गले के अंदर जो स्वर जहां से उत्पन्न होता है, अपन बोल पाते हैं आवाज अपनी, अपन कुछ भी शब्द बोलते हैं वो स्वर यंत्र से उत्पन्न होते हैं, उसे अंग्रेजी में लेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो है ऊपरी स्वर यंत्र के भाग, ऊपरी श्वसन यंत्र के भाग। तो देखिएगा डायग्राम के अंदर जो नाम अभी पढ़े अपन ने, क्या है, एक तो नासिका, एक ग्रसनी और एक लेरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र। तो ये जो 3 पार्ट हैं, ठीक है, ये ऊपरी श्वसन यंत्र में आ गए, यानी कि ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन दूसरा निचली श्वसन तंत्र पढ़ेंगे यहां तक, और उसके पश्चात हम श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियों में ये जो मध्य पट है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए अपन बात करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र में। सबसे पहले नासिका, नासिका यानी कि नाक की, नोज की, आप सभी जानते हैं। और ये जो नाक है, यह हमारा पहला श्वसन अंग है। देखिए दो श्वसन अंग है जो जहां से अपन गैस शरीर के अंदर लेते हैं, एक तो नाक के द्वारा, दूसरा मुख के द्वारा। दूसरा क्या है? मुख। तो नासिका या नाक को तो पहला श्वसन अंग कहते हैं और मुख को दूसरा श्वसन अंग कहते हैं। ठीक है, जो कि अपने आगे आएगा अगले पॉइंट के अंदर, मुख वाले पॉइंट में, कि मुख जो है श्वसन तंत्र में एक द्वितीय है ना, द्वितीयक अंग के तौर पर काम करता है। तो पहले अपन बात करते हैं नासिका के बारे में। बाहर से देखने पर एक जोड़ी नासाद्वार, यानी कि अपने नाक में दो दो छिद्र है, एक जोड़ी, और अंदर एक बड़ी गुहा होती है, और पतली हड्डी या झिल्लियों के द्वारा ये दो भागों में विभक्त होती है। नासिका गुहा का पृष्ठ भाग नासाग्रसनी, देखिए अंदर जो ये नासिका से अंदर की तरफ जो खुल रही है, ये नासिका गर्सनी कहलाता है। ठीक है ना। और मुख से अंदर की तरफ खुलता है वो मुख गर्सनी कहलाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो भाग है ये गर्सनी है, तो नाक से होकर के जो जो मार्ग आ रहा है वो नासिका गर्सनी, और मुख से होकर के जो यहाँ गर्सनी तक आता है वो मुख गर्सनी कहलाता है। तो अपन बात क्या कर रहे हैं? नासाग्रसनी की। नासिका गुहा में पाए जाने वाले जो महीन बाल है, अपने नाक में जो महीन बाल है, पतली झिल्ली है, ठीक है ना, और उसमें होने वाला रक्त प्रवाह, और झाड़ूनुमा पक्षमाभ, यानी कि छोटे 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 रोम से रोम होते हैं ऐसे, उन्हें पक्षमाभ कहते हैं। और श्लेष्मा, श्लेष्मा यानी कि चिकना पदार्थ, जिसको म्यूकस भी कहते हैं, श्लेष्म पदार्थ, ये आपस में, ये इनके सहयोग से क्या होता है, जब अपन नाक में धूल, मिट्टी, कण कहीं भी सांस ले रहे हैं तो फेफड़ों तक शुद्ध वायु जाएगी। ये जो सूक्ष्म बाल है, पतली झिल्ली है या श्लेष्मा है, यहाँ धूल के कण, धूल मिट्टी के कण चिपक जाते हैं, अपने फेफड़ों के अंदर तक नहीं जा पाते हैं। इसलिए हमारे फेफड़ों में शुद्ध वायु, यानी कि जो श्वास वायु में धूल के कण, परागकण ना, फफूंद आदि यहीं रह जाते हैं, और शुद्ध वायु ही हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। दूसरी बात करेंगे मुख की। मुख श्वसन यंत्र का द्वितीय अंग के तौर पे काम करता है। श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर अपन नाक से भी सांस ले सकते हैं, मुख से भी सांस ले सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, नाक जुकाम होने पर, नाक बंद होने पर, या तेज दौड़ने पर हम नाक से सांस जल्दी नहीं ले पाते हैं, तो मुख के द्वारा भी अपन श्वसन क्रिया कर सकते हैं। परंतु मुख में एक नुकसान है, मुख से श्वसन करने पर जो धूल मिट्टी के कण है वो हमारे श्वास नली के अंदर चले जाएंगे, इसलिए हमें मुंह खोल करके नहीं सोना चाहिए, मुख से सांस नहीं लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं गर्सनी। ये गर्सनी देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये गर्सनी वाला भाग, ये है गर्सनी, इतना भाग। गर्सनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग के आहार नली के ऊपर, देखिए यहाँ आगे तो श्वास नली है, इसके जस्ट पीछे आहार नली होती है जहां से अपन ने भोजन ग्रहण करते हैं। गर्सनी के तीन भाग है। नासा गर्सनी, मैंने बताया जो नाक से यहाँ खुल रही है वो नासा गर्सनी वाला भाग। दूसरा मुख गर्सनी, मुख से यहाँ अंदर की तरफ खुलता है वो मुख गर्सनी वाला भाग। और तीसरा कंठ गर्सनी, कंठ यानी कि यहाँ गले के अंदर ये जो भाग है कंठ गर्सनी। ठीक है, पहले बात कर रहा है नासा गर्सनी। नासा गर्सनी नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाली गर्सनी का प्रथम भाग है। वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा गर्सनी से होते ही मुख गर्सनी में आती है। देखिए पहले नाक से यहाँ से कहाँ गई? मुख गर्सनी, क्योंकि मुख गर्सनी वाला भाग यहाँ है, तो नासा गर्सनी से वायु कहाँ आई? मुख गर्सनी में आई। ठीक है, मुख में ली गई श्वास सीधे मुख गर्सनी में प्रवेश करती है। मुख गर्सनी से कंठ वायु कंठ गर्सनी से होते हुए, अब ये मुख गर्सनी से वायु कहाँ जाएगी? कंठ गले के अंदर, ठीक है ना, कंठ गर्सनी में पहुंच जाएगी, होते हुए एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट करती है। देखिएगा यहाँ पर ये जो लेरिंग्स है, ये भाग स्वर यंत्र है, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके जस्ट ऊपर यहाँ होता है एपिग्लोटिस, जिसको घाटी ढक्कन कहते हैं। ये क्या करता है, जब अपन भोजन निगलते हैं तो उस समय ये श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन श्वास नली में नहीं जाए। ठीक है, यानी कि ये सुरक्षा का काम करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है एपिग्लोटिस। ठीक है, फिर आगे लिखा है घाटी ढक्कन एक प्यालेनुमा लोचदार उपास्थि है, उपास्थि का बना हुआ है, जो श्वास नली व आहार नली के मध्य एक स्विच का काम करता है। स्विच का मतलब यानी कि जब अपन आहार नली के अंदर भोजन प्रवेश करता है या भोजन निकलते हैं तो ये श्वास नली को बंद कर देगा। क्योंकि गर्सनी भोजन निगलने में भी सहायक है, यानी कि गर्सनी वाला जो भाग है ये दोनों के लिए कॉमन है, श्वास के लिए भी और भोजन के लिए भी। ठीक है ना, ये उभयनिष्ठ मार्ग है, परंतु यहां जो एपिग्लोटिस है वो सुरक्षा का काम करता है।
चूंकि ग्रसनी भोजन निगलने में भी सहायक है, ऐसे में एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए और भोजन आहार नली में ही जाए। ठीक है, यानी कि इन दोनों का नियंत्रण एपिग्लोटिस करता है। फिर है सवर्यंत्र या लेरिंग्स। देखिएगा डायग्राम के अंदर ये रहा, ये सवर्यंत्र इसकी बात कर रहा है। चलिए देखते हैं, जिसको अपन लेरिंग्स भी कहते हैं। यह कंठ ग्रसनी व श्वास नली के को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। इसमें 9 प्रकार की उपास्थियां होती हैं। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर भी कार्य करता है और भोजन को स्वर यंत्र में जाने से भी रोकता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु यानी कि उसमें फोल्ड्स होते हैं नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। जो स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं, जो हवा जब अपन जैसे अपन बोलते हैं तो हवा के द्वारा इन स्वर रज्जु के अंदर क्या होगा, कंपन होगा। ठीक है, तो कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होगी। तो क्या बोल रहा है, जो हवा के बहाव से कंपकपी पैदा करती है, यानी कि कंपन पैदा करती हैं और अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, देखो डायग्राम में रहा लेरिंग्स का पूरा चित्र, यहाँ कितना स्पष्ट साफ चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। चलिए अपन यहाँ बात करेंगे निचला श्वसन तंत्र। अभी अपने ऊपरी श्वसन तंत्र की बात की थी, अब निचले में ये निचले श्वसन तंत्र का पूरा चित्र दिखा रहा है, यानी कि लेरिंग्स के जस्ट नीचे वाला भाग यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये इतना पूरा जो है ये निचला श्वसन तंत्र है। ठीक है, तो क्या क्या आएगा इसमें, श्वास नली, देखिए ये रही श्वास नली, ठीक है, लिखा हुआ है। दूसरा श्वसनी, ये देखिए ये 2 भागों में बट गई, 2 श्वसनियां। ठीक है, श्वसनी कहते हैं इनको इंग्लिश में ब्रोंकाई, ये रहा श्वसनी ब्रोंकाई। फिर आगे श्वसनिका या ब्रोंक्यूल, ये देखिए श्वसनी फिर आगे और आगे डिवाइड हो रही है और आगे नलिकाओं में बट रही है, इन्हें श्वसनिका या ब्रोंक्यूल कहा जाता है। ठीक है, और अंतिम भाग क्या इसका, कुप्पिका। जैसा कि अपन ने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ अंतिम भाग इस प्रकार से गुब्बारे नुमा, ये वायु कुप्पिका, ये क्या कहलाएगी, वायु कुप्पिका। ये यहाँ वायु कुप्पिका, ये यहाँ वायु कुप्पिका, ये ठीक है। इस प्रकार से ये करोड़ों की संख्या में वायु कुप्पिकाएं हमारे फेफड़ों में पाई जाती हैं। और फेफड़े, यहाँ आगे क्या जुड़े हुए हैं, ये पूरा यानी कि फेफड़ा ये है, एक फेफड़ा ये यहाँ पर है और दूसरा फेफड़ा ये यहाँ पर है। इस प्रकार से ये दोनों फेफड़े हो गए। तो ये सारे निचले श्वसन यंत्र में आते हैं, निचले श्वसन तंत्र में आते हैं। चलिए अपने एक एक को देखते हैं। पहले श्वास नली की बात करेंगे। श्वास नली को ट्रेकिया कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेकिया। देखिए ये रहा, इसकी बात कर रहा है। यह है लगभग 5 इंच लंबी, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक लंबाई अपने गले के अंदर होती है, जो कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार की उपास्थि, ये याद करना आपको। हमारी जो श्वास नली है इसके अंदर सी आकार की उपास्थि के छल्ले होते हैं। देखिए यहाँ ये आपको दिख रहा नहीं, इस प्रकार से ये ऐसे सी आकार के छल्ले हैं। जैसे मान लीजिए ये श्वास नली है और ये आगे की तरफ यहाँ पर ऐसे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ये इसे। ठीक है, तो ये सी आकार के जो छल्ले हैं ये क्या करते हैं, श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, दबने से रोकते हैं। क्योंकि ये अगर श्वास नली दब जाएगी, पिचक जाएगी तो श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे और मृत्यु हो जाएगी। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं, ये इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली स्वर यंत्र को ब्रोंकाइस श्वसनी से मिलाती है। देखिए आगे श्वास नली कहाँ खुलती है, इन 2 नलिकाओं में, यानी कि ये श्वास नली आगे जाकर के 2 नलिकाओं में बढ़ जाती है। इन दोनों नलिकाओं को श्वसनी, ठीक है, ये श्वसनी और ये श्वसनी, 2 श्वसनी है, इनको ब्रोंकाई कहते हैं। तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है, यानी कि गर्दन, ये श्वास नली ये गर्दन का भाग है, गर्दन से वक्ष स्थल, वक्ष यानी कि छाती या सीना, ठीक है ना, यहां तक पहुंचाने का काम ये श्वसनी कर रही है। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वसनियां दाहिनी और बाहिनी, यानी कि दाई, ये दाई वाली और ये बाई वाली, ठीक है, 2 भागों में बढ़ जाती है। फिर आगे दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी, यहाँ ये प्राथमिक श्वसनी कहलाएंगे, ये और ये। उसके आगे ये श्वसनी जो है में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण भी करती है। श्वसन श्वास के साथ आने वाली धूल और वायु के कणों को भी यहाँ ये चिपका देती है। चलिए फिर आगे दूसरी बात करेंगे अपन किसकी, ये जो श्वसनी और ये श्वसनी का आगे जो है बहुत सारे शाखाओं में बढ़ जाती हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो पहले अपन देखते हैं श्वसनी, जिसको ब्रोंकाई, और आगे बहुत सारी श्वसनी का ब्रोंक्यूल कहते हैं। श्वास नली अंत में दाई और बाई 2 शाखाओं में बट जाती है और प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी छोटी शाखाएं, जिन्हें द्वितीयक, पहले प्राथमिक फिर द्वितीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक, फिर आगे और बढ़ जाती है तीसरी शाखा, तो तृतीयक शाखा कहलाती है। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी
श्वसनिका ब्रोंकियोल में बढ़ जाती है और ये ब्रोंकियोल जो है वो फेफड़ों में फैलने रहते हैं। और ये ब्रोंकियोल आगे चलकर, ये ब्रोंकियोल क्या करते हैं, आगे चलकर और विभक्त होते रहते हैं और श्वसनिक तथा ब्रोंकियोल मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बना लेते हैं। इन शाखाओं का जो अंतिम छोर है ये वायु कुप्पिका कहलाता है। यानी कि वायु कुप्पिका से ही गैसों का विनिमय या आदान प्रदान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है कि गैसों का आदान प्रदान करने वाली सतह कौन सी है, तो वो वायु कुप्पिकाएं हैं। और ये वायु कुप्पिकाएं कौन सा भाग है, जो श्वसनिका है उनका अंतिम भाग। देखिए जैसे ये श्वसनिका है तो इसका अंतिम भाग ये गुब्बारे जैसा ऐसा है, ये वायु कुप्पिका है, ये वायु कुप्पिका है। यहां तक गैस आएगी, इसके आगे यहाँ वायु कुप्पिका से रक्त नलिकाएं जुड़ी होती हैं। ये रक्त नलिकाएं यहाँ O2 और CO2 का आदान प्रदान रक्त के अंदर घोल करके करेंगी। तो ये यहाँ पर ये वायु कुप्पिका क्या कर रही है, श्वसन की सतह का काम करती है। यानी कि यहाँ तक तो गैस जो O2 और CO2 मुक्त अवस्था में है, लेकिन यहाँ इसके साथ जो रक्त नलिकाएं, रक्त केशिकाएं जुड़ी हुई हैं, वो यहाँ पर रक्त के अंदर घुल जाएंगी O2 और CO2। ठीक है, तो ये श्वसन की सतह का कार्य करते हैं। फिर अपन बात करेंगे फेफड़ों की। हम सब जानते हैं हमारे शरीर के अंदर दो फेफड़े हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। तो फेफड़े बोल दीजिए या फुफ्फुस बोल दीजिए, इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। लचीले कोमल होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, ठीक है ना। और मध्य पट्ट के ठीक ऊपर, मध्य पट्ट क्या है, डायफ्राम। जैसा कि अभी अपने पहले एक डायग्राम देखा था, ये रहा, ये भाग ये मध्य पट्ट है ना। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे तो उदर गुहा, उदर गुहा यानी कि आमाशय है ना, लीवर यकृत जिसको कहते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत वो है। और ये ऊपर वाली जो है गुहा, ये क्या है, ये वक्ष गुहा। तो फेफड़े कहाँ होते हैं, वक्ष गुहा में, और कहाँ, मध्य पट्ट के ऊपर, मध्य पट्ट के ऊपर है दोनों। ठीक है, ये जो मध्य पट्ट है मांसपेशी का बना हुआ भाग है, और इसके अंदर फैलाव और सिकुड़न, ठीक है ना, इस प्रकार से चपटा हो जाता है, फिर सिकुड़ जाता है, फिर चपटा होता है। उसी के कारण फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं, जिसे अपन आगे देखेंगे उसकी क्रियाविधि के अंदर। तो यहाँ पर फेफड़ों की बात कर रहे थे, तो फेफड़ों में क्या लिखा है, फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, कुप्पिकाओं, रक्त वाहिनियों और लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों और अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा परंतु कुछ अधिक चौड़ा होता है, ये तो कोई खास बात नहीं है। पुरुषों के फेफड़े जो है थोड़े भारी होते हैं स्त्री की तुलना में, ये भी कोई खास बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात वो ये है, आपको ये याद करनी है कि बायां फेफड़ा दो भागों में बटा होता है। जो बायां फेफड़ा है यानी कि लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा है वो उसके दो भाग होते हैं, और दाहिना फेफड़ा तीन भागों में बटा होता है। देखिएगा यहाँ देखते हैं अपन, ये जो फेफड़ा आप देख पा रहे हैं ये है दायां फेफड़ा, ठीक है ना। दायां फेफड़ा तीन भागों में और बायां फेफड़ा दो भागों में बटाता है, यानी कि यहाँ से एक भाग और दो भाग, और इसके अंदर तीन भाग बन जाते हैं, एक भाग ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इस प्रकार से तीन भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, डायग्राम के अंदर जब कभी अपन देखते हैं तो हमारे जो दाएं साइड में वो तो बायां भाग होगा, ठीक है, जहां अपन बैठे हैं। ठीक है, इस समय जैसे आपका दायां हाथ इधर है, लेकिन ये फेफड़ा क्या होगा, बायां। ठीक है, और आपका बायां हाथ इधर है तो ये दायां भाग होगा। शरीर के अंग जो है वो हमेशा इस प्रकार से हम इनको ऐसे ही दर्शाते हैं। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। फेफड़ों की बात हो गई। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं, उपखंड में छोटे छोटे आगे और विभक्त होते हैं, इनमें धमनी और शिराएं शाखाएं विभक्त होती हैं। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों का बना होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो कई केशिकाएं, पतली जो नलिकाएं धमनी और शिराओं की, और करीब 30 मिलियन कुप्पिकाएं, जो वायु कुप्पिकाएं अपन बात कर रहे थे बार बार, वायु कुप्पिकाएं उनकी संख्या 30 मिलियंस होती है। ठीक है, कुप्पिका एक कीप नुमा संरचना है। देखिए अपन इस प्रकार से बार बार चित्र बनाया भी था, भी इस प्रकार से ये कीप नुमा संरचना, ऐसी संरचना है ये। ठीक है, जो सीमांत ब्रोंकियोल के आखिरी सिरे पर होती है। सीमांत ब्रोंकियोल कौन सा, ये रहा, ये अंतिम ब्रोंकियोल है ना, इसके आखिरी सिरे पर यहाँ होती है वायु कुप्पिका। फिर ये असंख्य कोशिकाओं से घिरी रहती है। कुप्पिका में सल्की उपकला की पंक्तियां पाई जाती हैं, जहां से गैसों का विनिमय होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्वसन मांसपेशियों की। ठीक, श्वसन मांसपेशियों में डायफ्राम आएगा। डायफ्राम यानी कि ये जो मध्यपट है ना, इसकी बात करेंगे, मध्यपट की श्वसन मांसपेशियों के बारे में। तो यहां देखते हैं अपन, फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास लेने और छोड़ने में मदद करती हैं। ठीक है ना, मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट या डायफ्राम इसके लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि डायफ्राम जो है उसमें संकुचन और शिथिलन होगा, उसी से फेफड़े फैलेंगे और सिकुड़ेंगे। मध्यपट जो है यानी कि डायफ्राम कंकाल पेशी से बना हुआ एक पतली संरचना है तथा वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है।
मध्य पट के संकुचन से वायु नासिका से होते ही फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट करती है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य पट के संकुचन से वायु नासिका से होती ही फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट करती है और शिथिलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। मध्य पट में संकुचन होगा, जब संकुचन होगा तो क्या होगी, फेफड़ों के अंदर वायु आ जाएगी। ठीक है, संकुचन में वायु फेफड़ों में आएगी। कैसे, देखो समझते हैं। यहां अगर मध्य पट ऐसे हो जाए, ये संकुचन है, ठीक है ना, अगर ये ऐसे नीचे आ जाए मध्य पट तो ये संकुचन है। और जब संकुचन होगा इसमें, जब ये मध्य पट इस स्थिति में आ जाएगा तो यहां पर फेफड़ों का आकार बढ़ जाएगा, फेफड़े यहां तक आ जाएंगे फैल करके, ठीक है ना, और ये भी यहां तक आ जाएगा। तो जब फेफड़ों का आकार बढ़ जाएगा तो यहां पर बाहर से वायु अंदर आएगी। ठीक है, यानी कि जब मध्य पट संकुचित होता है, इस प्रकार से हो जाता है, तो वायु अंदर आती है। और जब वापस शिथिलन होगा, यानी कि इस स्थिति में आ जाएगा, फेफड़े वापस अपनी वाली स्थिति में आ जाएंगे जैसे यहाँ पर है। ठीक है, उस समय गैस जो है बाहर चली जाएगी। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण ये मध्य पट करता है। अपन जब सांस अंदर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं तो ये मध्य पट जो है, डायफ्राम है, ये इसका नियंत्रण करता है। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया कि मध्य पट के संकुचन से तो वायु फेफड़ों के अंदर आती है और शिथिलन से वायु फेफड़ों से बाहर जाती है। ठीक, चलिए फिर अपन देखते हैं श्वसन का क्रिया विज्ञान। श्वसन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन दो चीजें पढ़ेंगे। पहले अपन ये देखते हैं कि वायु संचालन के लिए, यानी कि अपन फेफड़ों में जो वायु अंदर आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा बल, कौन सा दाब, ठीक है ना, वहां काम करता है। तो उसके लिए श्वसन तंत्र, वायुमंडल, यानी कि हमारा श्वसन तंत्र, ठीक है, दूसरा वायुमंडल, तीसरा वायु कुपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता, यानी कि एक प्रकार का ये बल है, ये काम करता है। ठीक है, तथा मध्य पट के संकुचन का उपयोग किया जाता है। मध्य पट में संकुचन और शिथिलन हो रहा है, उसके कारण एक दबाव उत्पन्न होता है, उस दबाव का नाम है ऋणात्मक दबाव प्रवणता। ठीक है, उसके कारण ही गैसें अंदर आती हैं और बाहर निकलती हैं। अब आगे इसके बारे में इसको दो भागों में बांटा गया है श्वसन क्रिया को, एक तो बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो पहले अपन बाह्य श्वसन को समझते हैं। यहां से छोटा क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का कि बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन में अंतर लिखिए। ठीक है, तो क्योंकि अपन को पता है ये पार्ट कितने नंबर का आएगा, 1 + 3 + 2। ठीक है, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा और 3 और 2 नंबर का, यानी कि 3 नंबर का वर्णन और 2 नंबर का डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें श्वसन तंत्र का चित्र याद करना अच्छी प्रकार से, और इसके वर्णन में ये आ सकता है कि बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन को समझाइए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन यहाँ देखेंगे बाह्य श्वसन क्या है। इसमें गैसों के विनिमय, हवा से भरी वायु कुपिका तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दाब के अंतर के कारण होता है। देखिएगा, ये अपने श्वास नली थी और ये आगे 2 भागों में 2 श्वसनिकाओं में बट गई, और फिर ये आगे और श्वसनिकाओं में बट गई थी। अंत में यहाँ क्या बन गई थी, वायु कुपिका। ये बात कर रहा है कि हवा से भरी वायु कुपिका, ये वायु कुपिका जो हवा से भरी हुई है ये, और केशिकाएं कौन सी जो इसके साथ में जुड़ी हुई है, धमनी और शिराओं की जो नलिकाएं हैं, बिल्कुल पतली नलिका, उसे केशिका कहते हैं। ठीक है ना, केशिका कैसे कहते हैं, केशिका जिसका आकार केश के समान हो, केश यानी कि बाल जितना, बहुत पतली हो। ठीक है, केश से नाम पड़ गया केशिका, तो इतनी पतली होती है, बाल जितनी पतली। तो यहां से जो आदान प्रदान हो रहा है गैसों का विनिमय, इसको क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। विनिमय मतलब आदान प्रदान। तो यहाँ जो आदान प्रदान होता है उसमें एक आंशिक दाब, यानी कि यहाँ एक प्रेशर काम करता है, एक दाब काम करता है, उस दाब के कारण ही यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके मध्य, वायु कुपिका और केशिका के मध्य गैसों का आदान प्रदान आंशिक दाब के अंतर के कारण होता है। ठीक है, और इसे ही बाह्य श्वसन कहते हैं। क्लियर। दूसरा पढ़ेंगे आंतरिक श्वसन। गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण द्वारा। जैसे मान लीजिए अब ये जो वायु कुपिका थी, इसके साथ में केशिका जुड़ी हुई है, और ये केशिका जो है आगे ऊतकों तक, यानी कि शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन गैस लेके जाएगी। तो यहाँ ये जो कोशिका है और ये केशिका है, ये कोशिका और ये केशिका, इन दोनों के मध्य जो आदान प्रदान हो रहा है, ऑक्सीजन ला रही है और CO2 ले जाएगी, ऑक्सीजन लाएगी CO2 ले जाएगी। तो यहाँ जो आदान प्रदान हो रहा है वो होता है विसरण द्वारा। क्या होता है, किसके द्वारा, विसरण। विसरण किसे कहते हैं, कोई भी पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम की ओर जाता है। जैसे अपने कमरे में कोई धूप बत्ती या अगरबत्ती जला रखी है तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, वो विसरण कहलाता है। तो यहाँ पर जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी,
क्योंकि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन काम में ले ली इसने, तो यहाँ जो ऑक्सीजन है इस केशिका में, ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ केशिका में ऑक्सीजन ज्यादा है, और कोशिका के अंदर जब CO2 ज्यादा हो जाएगी तो ये CO2 बाहर चली जाएगी, तो इसे विसरण कहते हैं। यानी कि जब पदार्थ O2 और CO2 अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलते हैं तो विसरण के द्वारा आदान प्रदान होता है, गैसों का विनिमय होता है, इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। और ये किन के मध्य होता है? केशिका और कोशिका के मध्य होने वाला श्वसन। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो के द्वारा श्वसन के बारे में समझने का प्रयास किया और आपने इसको ध्यान से सुना होगा। धन्यवाद।